हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। मार्क साइफर, ट्रेविस टेलर और जेसन स्टैपल्टन ने निकोला टेस्ला के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन आप एक ऐसे इंसान के बारे में क्या ही पता लगा लोगे जिसके बारे में जानकारी छुपाने का काम उस देश की सरकार ही कर रही हो। लेकिन फिर भी अपने तीनों रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेजेंट में निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी यूज में है वो उन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे लोगों से जाकर मिलेंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी मिलिट्री फैसिलिटी से। अमेरिकी सरकार हमेशा से ही निकोला टेस्ला की टेक्नोलॉजी को यूज करना तो चाहती थी, पर उसके बदले में नाम और पैसा ये देने के लिए वो तैयार नहीं थे। निकोला टेस्ला ने दुनिया की सबसे पहली सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर फ्लाइट से बहुत पहले ही एक ऐसे मिलिट्री प्लेन का डिजाइन तैयार किया था जो हेलीकॉप्टर और प्लेन दोनों तरह से प्रयोग में लिया जा सकता था, जिसको आज के समय अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल कर भी रही है। अब क्योंकि जेसन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड थे तो उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके एयर फोर्स बेस पर जाने की परमिशन हासिल कर ली और उन्हें देखने को मिला CV-22 ऑस्प्रे। ये कन्वर्टेबल एयरक्राफ्ट बेल और बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था और कमाल की बात तो ये थी कि बेल कंपनी पर निकोला टेस्ला के डिजाइन चुराने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट की खासियत थी कि जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर और प्लेन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन 1927 में निकोला टेस्ला के द्वारा पेटेंट कराए गए डिजाइन की कॉपी था। देखिए, जंग में पहली बार प्लेन्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया था और उस दौरान के हवाई जहाजों की लिमिटेशन को देखने के बाद टेस्ला ने 1927 में अपना ये डिजाइन पेटेंट करा लिया था। वैसे निकोला टेस्ला का ये डिजाइन बहुत बढ़िया है, पर क्योंकि मैं खुद एक मशीन डिजाइन एक्सपर्ट हूँ तो मेरे हिसाब से इसमें काउंटर एक्टिंग टॉर्क मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ये हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद चक्कर लगाएगा। पर हो सकता है निकोला टेस्ला ने बाद में इसे रिफाइन कर लिया हो या इससे भी बहुत बेहतर डिजाइन तैयार कर लिया हो। और क्योंकि ये डिजाइन मिलिट्री आर्काइव से निकाला गया है तो ये भी हो सकता है कि निकोला टेस्ला को क्रेडिट ना देने के लिए इस डिजाइन में कुछ बदलाव करके इसे यूजलेस दिखाने की कोशिश की गई हो। पर जो सबसे हैरानी की बात थी वो ये कि ये डिजाइन 1927 में बनाया गया था, दुनिया की पहली हेलीकॉप्टर फ्लाइट से 12 साल पहले। जब जेसन ने मिलिट्री पायलट से निकोला टेस्ला के डिजाइन के बारे में सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट में आपके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कन्वर्टेबल हेलीकॉप्टर और प्लेन निकोला टेस्ला के डिजाइन से कितना सिमिलर है, तो पायलट्स ने कहा कि इस बात में तो कोई भी शक नहीं कि ये मशीन निकोला टेस्ला के डिजाइन से इंस्पायर्ड है और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ही सबसे जरूरी चीज होती है। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। आखिरकार अमेरिकन मिलिट्री का निकोला टेस्ला की रिसर्च में इंटरेस्ट कब जागा? क्या निकोला टेस्ला ने अपने द्वारा बनाए गए डिजाइन को बाद में रिफाइन कर लिया था? क्या इस मशीन का डिजाइन निकोला टेस्ला के उन बक्सों में तो मौजूद नहीं था जो OSS के द्वारा गायब कर दिए गए थे? CIA से पहले अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज को OSS ही कहा जाता था। अमेरिकन एयरफोर्स पायलट ने यह भी कहा कि टेस्ला के डिजाइन से इस मशीन को बनाने में लगभग 90 साल का समय लग गया और अगर इस डिजाइन को निकोला टेस्ला ही परफेक्ट करते तो शायद ये 9 महीने में ही कंप्लीट हो जाता। आप इसी एक बात से निकोला टेस्ला की क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हो। एयरफोर्स बेस से निकलने के बाद ट्रेविस टेलर और जेसन स्टैपल्टन ने डिसाइड करा कि वो टेस्ला ऑटोमोबाइल के ओरिजिनल फाउंडर से जाकर मिलेंगे। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एलोन मस्क टेस्ला ऑटोमोबाइल के ओरिजिनल फाउंडर नहीं है, बल्कि एलोन मस्क ने तो टेस्ला ऑटोमोबाइल में पैसा इन्वेस्ट करके हिस्सेदारी हासिल की है। अब टेस्ला कार इतनी खास क्यों है? क्योंकि वो AC इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करती है, वही इंडक्शन मोटर जिसकी खोज निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले ही कर दी थी, जिसका कोई अल्टरनेटिव आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। जो बिजली आज हम इस्तेमाल करते हैं यानी AC करंट, वो भी निकोला टेस्ला की ही देन है। हम उस महान वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए समाज की भलाई में योगदान को नहीं भुला सकते और इन आविष्कारों का क्रेडिट निकोला टेस्ला को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आज भी हमारे पास इनका अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। मार्क और मार्टिन ये दोनों हैं टेस्ला मोटर्स के ओरिजिनल फाउंडर, जिन्होंने टेस्ला मोटर्स की शुरुआत 2003 में की थी और आज के दिन टेस्ला मोटर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी है। जेसन ने अपने इन्वेंटर दोस्तों से पहला सवाल पूछा कि आपने टेस्ला नाम ही क्यों चुना, जिसके जवाब में मार्टिन ने कहा कि क्योंकि हमने अपनी कार में निकोला टेस्ला के द्वारा बनाई गई AC मोटर का इस्तेमाल किया है तो उन्हें क्रेडिट देने के लिए हमने टेस्ला का नाम इस्तेमाल किया है। और क्योंकि हम दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो जिन लोगों का इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को टेस्ला के बारे में कभी पता नहीं चलता कि एक कार में भी निकोला टेस्ला की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए हमने इसका नाम टेस्ला के नाम पर रख दिया। ट्रेविस ने अपने इन्वेंटर दोस्तों से दूसरा सवाल पूछा कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया कहां से आया, जिसके जवाब में मार्टिन ने कहा कि पहली चीज तो हम गैसोलीन यानी पेट्रोल पर व्हीकल नहीं बनाना चाहते थे और अगर हम पेट्रोल पर व्हीकल नहीं बना रहे हैं तो उसे सस्ता बनाने के लिए 2 चीजें ही दिमाग में आती हैं। पहला लिथियम आयन बैटरी और दूसरा AC इंडक्शन मोटर विद मॉडर्न हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। इसके बाद मार्टिन ने निकोला
निकोला टेस्ला से जुड़े हुए कुछ पेपर्स दिखाए जो वाकई में ही कमाल के थे। निकोला टेस्ला ने 1904 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भविष्य में गाड़ियां बिजली पर चलेंगी, जिसमें उनके द्वारा इन्वेंट की गई एसी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होगा। टेस्ला ने इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था। ये पेपर्स किसी तरह से मार्टिन के हाथ लग गए और उसके बाद उन्होंने टेस्ला के सपने को सच करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी कार बना डाली। निकोला टेस्ला ने अपने विजन के बारे में बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग में बोला था, जिसको उस समय के न्यूज़पेपर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मैगजीन ने खासा कवर किया था, जिसमें से एक थी मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड। और निकोला टेस्ला के विजन के बारे में पता लगते ही थॉमस अल्वा एडिसन और हेनरी फोर्ड ने हाथ मिला लिया। उन दोनों ने टेस्ला को रेस में हराने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करना शुरू कर दिया, पर वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाए। उन्होंने व्हीकल्स तो जरूर बनाए, लेकिन इससे पहले कि एडिसन और हेनरी फोर्ड अपने मॉडल्स में सुधार करते, जो कंपनियां तेल के कारोबार से जुड़ी हुई थी, उन्होंने एडिसन की कंपनी में आग लगा दी। इशारा बिल्कुल साफ था, अगर तेल के खिलाफ जाओगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। तेल के खेल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिल्कुल खिलाफ थी, ठीक बिल्कुल उसी तरह से जैसे एलोन मस्क भारत के उस विजन के खिलाफ हैं जिसमें हम इथेनॉल और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने के बारे में प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर भारत की ऊर्जा जरूरतों की निर्भरता पेट्रो प्रोडक्ट से हटाकर ग्रीन और क्लीन फ्यूल पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब भारत ऐसी कोशिश करेगा तो कुछ लोगों के पेट में दर्द तो होगा ही। अब अगर इन सारी चीजों को निकोला टेस्ला के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि तेल कंपनियों ने निकोला टेस्ला को भी डराया धमकाया हो, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद लेकर निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर आगे काम करने ना दिया हो। जब जेसन और ट्रेविस अपने इन्वेंटर दोस्तों का इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक उसी समय पर न्यूयॉर्क में मार्क साइफर केविन लेनार्ड से दोबारा मिले, जिनके पास इस बार भी टेस्ला से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। और इस बार उनके हाथ लगा था मिलिट्री का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जिसमें बात की गई थी बॉय फिट्जजेराल्ड के बारे में। और ये कोई मामूली इंसान नहीं था। जेराल्ड बहुत ही यंग एज में MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, जो बाद में जाके निकोला टेस्ला के साथ काम करने लगा। पर कमाल ये नहीं था, बल्कि कमाल ये था कि जेराल्ड सीक्रेटली मिलिट्री के साथ भी काम कर रहा था। निकोला टेस्ला ने अपने सारे फ्यूचर प्लान्स और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कभी पब्लिश नहीं हुई थी, उसका अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस जेराल्ड को दे रखा था। अब वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स और वो रिसर्च मिलिट्री के पास कैसे जा रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। ये जेराल्ड ही था जो निकोला टेस्ला की सीक्रेट रिसर्च को मिलिट्री को सप्लाई कर रहा था। एक और हैरानी की बात बताऊं, ये वही फिट्जजेराल्ड है जिसको निकोला टेस्ला की डेथ के बाद होटल न्यूयॉर्कर का मैनेजर बना दिया गया था। एक वैज्ञानिक जो आर्मी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था, वो न्यूयॉर्कर होटल का मैनेजर कैसे बन सकता है? उसी न्यूयॉर्कर होटल का जिसमें निकोला टेस्ला 10 साल से रह रहे थे, जहां पर उनकी सारी रिसर्च मौजूद थी। और उसी होटल में नेवी और आर्मी इंटेलिजेंस के लोग भी कमरा लेकर रह रहे थे। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस OSS निकोला टेस्ला की रिसर्च पर नजर गड़ाए बैठी थी। मेरे हिसाब से जेराल्ड को होटल मैनेजर इसलिए बनाया गया होगा ताकि सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री से जुड़े हुए लोग जब निकोला टेस्ला के सामान को इधर उधर करें, तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए और रिकॉर्ड में से हटाने के लिए होटल की अथॉरिटीज में एक हाईएस्ट पोस्ट पर सीक्रेट सर्विसेज का कोई ना कोई अपना आदमी होना बहुत जरूरी था। क्या इसी कारण की वजह से निकोला टेस्ला को उनकी इन्वेंशंस का क्रेडिट नहीं दिया जाता? क्योंकि जब अमेरिकी सरकार को बिना कोई पैसा और क्रेडिट दिए सारी जानकारी पहले से ही मिल रही थी, तो वो निकोला टेस्ला को इस चीज का क्रेडिट क्यों देंगे? और शायद ये बात कभी भी पब्लिक में ना आ जाए, इसीलिए इतिहास से निकोला टेस्ला की रिसर्च और उनके रिकॉर्ड्स को मिटाया गया हो। केविन लेनार्ड ने मार्क साइफर को होटल न्यूयॉर्कर और टेस्ला टावर से जुड़े हुए ब्लूप्रिंट भी दे दिए। ये वही ब्लूप्रिंट थे जिनका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। और आपको हैरानी होगी कि टेस्ला टावर 600 फुट लंबा था और होटल न्यूयॉर्कर भी लगभग 600 फुट ही लंबा था। अब जरा सारी चीजों को जोड़कर देखिए। एक ऐसा वैज्ञानिक जो इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च कर रहा था, वो एक ऐसे होटल में मौजूद था जिसके पास अपना खुद का पावर प्लांट था, जो होटल की जरूरत से 4 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता था। इस होटल का बेसमेंट सबवे लाइंस और दूसरे होटल से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर सीक्रेट टनल्स भी मौजूद थी। इस होटल की लंबाई टेस्ला टावर के लगभग बराबर थी। ये होटल 10 साल से टेस्ला का घर बना हुआ था। इस होटल में नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी कमरा लेकर रह रहे थे। इस होटल का मैनेजर भी मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। निकोला टेस्ला का असिस्टेंट, जिसको निकोला टेस्ला की फाइल्स का अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस था, वो भी मिलिट्री से पैसा ले रहा था। और एक और कमाल की बात सुनो, निकोला टेस्ला ने जब अपना डेथ रे अमेरिकी सरकार को बेचने की कोशिश की, तो अमेरिकी सरकार ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शायद इसीलिए क्योंकि अमेरिकी सरकार के पास निकोला टेस्ला के डेथ रे से जुड़े हुए ब्लूप्रिंट्स पहले ही मौजूद होंगे। क्या न्यूयॉर्कर होटल का कोई हिस्सा निकोला टेस्ला की लेबोरेटरी था? एक ऐसी लेबोरेटरी जहां पर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया
जा रहा था, जिसको रियलिटी में बदलने के लिए लगभग 100 साल से ज्यादा का समय लग गया। अगर ये सब सही है तो क्या पता होटल के पास अभी भी कुछ ऐसे छुपे हुए राज हों जिसके बारे में पता लगना बाकी हो। क्या पता निकोला टेस्ला को इस बात का अंदाजा लग गया हो कि उनकी रिसर्च पर नजर रखी जा रही है और उन्होंने ही खुद अपने बक्से छुपा दिए हों। क्या पता वो खजाना आज भी उस होटल में कहीं पर मौजूद हो। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।